हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और 11th क्लास की सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको एक बार स्ट्रेटजी और काइनेमेटिक्स की रिवीजन करवा दी है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसकी कंप्लीट रिवीजन विद कैसे एग्जाम में पेपर आ सकता है और एमसीक्यू इसमें बनते हैं तो किस किस फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, जनरली मैं क्या करता हूँ आपको पता लग गया होगा लेक्चर में कि मैं एमसीक्यू 1 से 10 बन सकते हैं एक एमसीक्यू से, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर एक आता है तो उसके बाद आप चाहे जितने भी एमसीक्यू बनवा लो सब कर जाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन करते जाएंगे कहानी के फॉर्मेट में इस चैप्टर को कराने वाला हूँ। ये चैप्टर जो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक कहानी के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। और लेक्चर के बाद मतलब पहले लेक्चर सुन लो अच्छे से, उसके बाद पढ़ रहे वाली ऐप यानी कि पढ़ रहे ऐप प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर करो। आपको वहाँ पे कुछ फ्री पीडीएफ्स और जो एग्जाम लाइक मटेरियल जो होगा आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऐप में आओगे और सर्फिंग करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आप कहोगे कि यस पढ़ रहे इज बेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप या जिसमें भी आप पबजी वगैरह वाले ग्रुप है ना, आज वहाँ पे वीडियो वाले लिंक शेयर कर दो ताकि सबका भला हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ज़्यादातर बच्चे इस चैप्टर से डरते तो नहीं है, बट कहते हैं कि ये पुली पुली करके परेशान कर देता है। बारी बारी पुली दिखती रहती है, जहाँ से पुली की अगर फोटो भी दिख गई समझ लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आ गया। खैर बोर्ड्स में तो इतना पुली वाला सिस्टम आता नहीं है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो करने बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो रिवीजन करा रहा हूँ तो रिवीजन के मेथड से ही करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन होगा अच्छे से। तो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, देखो काइनेमेटिक्स तक बात हो रही थी। हम जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन कैसे हुई, क्यों हुई, मतलब क्यों हुई, ये सवाल हमने नहीं जाना था। अब हम इस रीजन पे जाएंगे, यानी कि काइनेमेटिक्स जो थी आप उसमें सिर्फ ये डील करते थे कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कल को क्या होगा उसके साथ, कब वो रुकेगी, कब वो वहां पहुंचेगी, कब कैसे रुकेगी, कितनी वेलोसिटी से डिक्रीज होगा, इस टाइप की स्टडी करते हैं। लेकिन वो मोशन हुई कैसे, फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज क्या थी, कंडीशन क्या थी, यानी कि जो कोज है, कोज मोशन का कोज ये क्या था, यानी कि कोई अगर डिजीज होती है किसी को तो कोई कोज होता है ना। किसी को मान लो पेट में तकलीफ होती है तो एक होता है ना कोज कि उसने कुछ गलत शलत खा लिया होगा। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसके बाद अगर वो मोशन में आई तो कोई चीज़ तो होगी ना उसके पास। तो इस टाइप की स्टडी को बोलते हैं डायनेमिक्स और कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 तरह के न्यूटन के लॉ थे, आप सभी पढ़ के आए वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या बोलता है, लॉज ऑफ इनर्शिया से बिल्कुल मैच खाता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी अनलेस कोई उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड कंपोनेंट, मेरी बात सुनना, अनबैलेंस्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अप्लाई ना हो। हर बंदा या हर टीचर यही बोलता है कि फोर्स अप्लाई ना हो, फोर्स अप्लाई ना हो। क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्या उसके ऊपर फोर्स नहीं है? ऐसा हो सकता है? मैं कहता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या उसके ऊपर फोर्स नहीं है? अब हर कोई कह देगा नहीं है क्योंकि रेस्ट पे है, कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स होती तो मूव करती। गलत है ये डेफिनेशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इसका मतलब है कि वहां पे सब फोर्सेस बैलेंस हैं, टोटल नेट फोर्स 0 है, लेकिन फोर्सेस हैं पर कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है किसी डायरेक्शन में कि वहां पे वो अनबैलेंस हो जाए और ऑब्जेक्ट की मोशन स्टार्ट कर दे। यानी कि अब सेकेंड लॉ पे आते हैं न्यूटन साहब और वो ये कहते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मैं मान गया। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ये भी मान गया। लेकिन जब तक कोई अनबैलेंस्ड कंपोनेंट फोर्स का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आता जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में मोमेंटम का चेंज नहीं आता, कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव भी कर रहा है तो अगर कोई अनबैलेंस कंपोनेंट किसी फोर्स का उसके ऊपर एक्ट नहीं करता और उसके वजह से अगर उसके मोमेंटम में चेंज नहीं आता, इसका मतलब देयर इज नो फोर्स। समझ गए मेरी बात? अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट किया जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बदल गया, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, यही हो सकते हैं दोनों में से, तो उसी को तो बोलते हैं फोर्स। लेकिन रटवाने में क्या लिखवा रखा है जी सर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चेंज इन मोमेंटम? क्या
ये रटा हुआ डेफिनेशन है, पर एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि जब तक कोई अनबैलेंस कंपोनेंट फोर्स का किसी मास m पे एक्ट करे जिसकी वजह से उसके मोमेंटम में फ़र्क आ जाए, उसी को बोलते हैं फोर्स। कोई भी चीज़ हो, मोमेंटम का फ़र्क आ जाए, फोर्स है। ठीक है, नाउ आते हैं, एक फोर्स होता है, एक इम्पल्स होता है। इम्पल्स का मतलब भी होता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इम्पल्स अलग, फोर्स अलग। इम्पल्स अलग, फोर्स अलग। क्यों, क्या मतलब है इम्पल्स का? देखो, इम्पल्स, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो शायद एक इम्पल्स, शायद टर्म मैंने भी सुनी है, उसमें एक टर्म आती है कि एक सडन एक्शन हो जाना, सडन एक्शन। तो इम्पल्स का मीनिंग फिजिक्स में भी यही होता है कि आपके मान लो ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, उसके पास एक मोमेंटम है सपोज, लेकिन एकदम से उसका मोमेंटम बदल गया। देखो, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो कोई टाइम पीरियड होता है ना, लेकिन इम्पल्स में क्या होता है, जो टाइम पीरियड है वो इतना शॉर्ट होता है, इतना शॉर्ट कि आप उसको मेजर ही नहीं कर पाते, इतना मेजर ही नहीं कर पाते, इतनी एकदम से मोमेंटम में चेंज हो गया। सपोज करो, आपने पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा, या क्रिकेट मैच देखते हो, जो क्रिकेट मैच क्लासिकल एग्जाम्पल की, बॉलर ने बॉल को क्या कहते हैं वो किया, स्ट्राइक किया, लेकिन बैट्समैन ने उसको बस हल्का सा फ्लिक किया और ऑब्जेक्ट, मतलब या बॉल जो आपकी वो 6 में चलेगी, 4 में चलेगी। और हमेशा एक बात बोलते हैं वो कमेंटेटर्स कि कलाइयों का बहुत बखूबी प्रदर्शन। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कोई फोर्स नहीं लगाई है, उन्होंने सिर्फ इम्पल्स दिया है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा था, उसके मोमेंटम को सिर्फ एक चेंज दिया है, इसी को बोलते हैं इम्पल्स, इसी को बोलते हैं इम्पल्स। तो फोर्स और इम्पल्स में आपका ये भी रिवीजन क्लियर होगी कि इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेयर इज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो टाइम जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड लॉ एज यू नो, अब ये मत बोल देना थर्ड लॉ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, रटे हुए हो, 11th का स्टूडेंट हो। अब अच्छे से डेफिनेशन देनी है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो ऑपोजिट में वही फोर्स का कंपोनेंट भी आपके ऊपर उतने ही अमाउंट में उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगी फोर्सेस की, जिसकी जैसे मोशन रुक जाएगी। ठीक है, अब कई बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर थर्ड लॉ ये है तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या है? ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या है, फिर उसके बाद करेंगे मोमेंटम वाली कहानी। पहले कर लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। वो एनसीईआरटी वाले डायरेक्शन में नहीं बताऊंगा कि ये वाला हो जाएगा, इसके फिर कंपोनेंट तोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो होता क्या है, सपोज आपको मैंने डायरेक्शन दे दी, आपके आगे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स कर ली, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम देना ऑब्जेक्ट को बहुत ज़रूरी है। अगर रेफरेंस फ्रेम नहीं होगा तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। मान लो मैंने एक्स और वाई में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे दिया कि मैं यहाँ पे एक पर्सन है, ये जैसे आशीष सर यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं मोशन को। अब फॉर एग्जांपल आप चाहे कोई भी मोशन ले लो, मैं बात करता हूँ कि आपको जैसे आप मेरे से प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्ट हो तो प्रोजेक्टाइल का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आशीष जी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को देख रहे हैं, ये बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में है, ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ में आ रही है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मुझे देखने को मिल रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर मोशन में ही है, इसके अंदर मोशन का कोज क्या है? सबसे बड़ी बात, इसके अंदर मोशन का कोज क्या है? मोशन का कोज ये है कि किसी पर्सन ने इसको अपवर्ड फोर्स लगाया होगा, किसी एंगल पे अपवर्ड फोर्स लगाया होगा ना, हैंड से ऐसे। तो मान लो मैंने कि फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, ये मान लो मैंने फोर्स लगा दिया, बट क्या ये हवा में इसी फोर्स से चलेगा? नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि ये जो फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट देखो एक्स में भी मोशन में है, वाई में भी मोशन में है फिलहाल, तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम एट ऑल। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है लेकिन उसके सारे कंपोनेंट चाहे वो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में बैलेंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे उस डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन और द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस टाइप के ऑब्जेक्ट में देखो फोर्स लग रहा है, तो इधर भी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ का है, तो एक्स एफ एक्स में इसको लिख सकता हूँ ना, एफ एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स कॉम्पोनेंट है, इधर एफ वाई कॉम्पोनेंट है। तो यानी कि एफ वाई अपना काम करेगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, एफ एक्स अपना काम करेगा, आगे की तरफ लेके आएगा। वहीं एम जे भी अपना काम करेगा, एम जी अपना काम करेगा, क्या जो ग्रेविटी लगेगी लगेगी। लेकिन यहाँ क्या इक्विलिब्रियम है? नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट सच्ची में मोशन में दिख रही है। अगर यही कहानी मैं चेंज कर दूँ ये वाली,
बॉक्स पड़ा है आपका, या फिर मैं कहूँ मास पड़ा है, ब्लॉक पड़ा है एम मास का, तो आप कहते हो कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों? आप कहते हो देखो सर वाई डायरेक्शन में हमको पता है दो तरह की फोर्स होती है, एक तो जो कॉन्टैक्ट लग रहा है, कॉन्टैक्ट की वजह से आई हमारी नॉर्मल रिएक्शन, और ये अर्थ के सर्फेस पे पड़ा है तो नीचे एम भी लगेगी। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में ओपोजिट फोर्स ऊपर एन, नीचे एम जी, तो ये दोनों से एक दूसरे के अपोजिट हैं, थर्ड लॉ न्यूटन का वैलिड हो रहा है। क्या कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट है जो बैलेंस नहीं हो पा रहा हो? नहीं है, सारा फोर्स सारा कुछ बैलेंस है वाई डायरेक्शन में, तो देयर इज नो मोशन इन वाई डायरेक्शन। अब एक्स के लिए चेक कर लो, एक्स के लिए आप चेक कर लो, क्या एक्स के लिए आपको कोई फोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स अप्लाई नहीं किया हुआ, तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। ये आपकी होती है स्टेज इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ से इसको F4 से धक्का दे दूँ, ये दे दिया मैंने F4 से धक्का, चल भाई धक्का दे दिया। अब ये क्या होगा? इस फोर्स का तो कोई बैलेंस कंपोनेंट ही नहीं है ना। देखो ऊपर वाले तो बैलेंस हो गए, ये वाला कोई बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम हट जाएगा। ये होगा क्या? इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन बट नॉट इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स के डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होगी, एक्सेलरेशन क्या आएगा? F अपॉन m, यानी कि F इज इक्वल टू m है, जो न्यूटन का लॉ चलता आ रहा है। समझ आए क्या होता है इक्विलिब्रियम का मतलब? अब एक एनसीईआरटी वाला जो सिस्टम है, जो आपको उससे जो पिक्चर दिमाग में बैठी हुई है उसको भी पिक्चर क्लियर कर लेते हैं कि मान लो एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप का आता है ना आपके पास, कि ये आपका एक वो पड़ा है, दो सरफेस हैं, दो छत हैं, छत, ठीक है, यहाँ से एक मास पड़ा है, ऐसे कुछ इस टाइप की सिचुएशन होती है कि ये मास m है, ये है, ये आपका θ2, ये आपका θ1। कहते हैं कि दो रस्सी से ये बंधा हुआ है, दो रस्सी से ये ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। कहते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है अगर, ठीक है, इफ इक्विलिब्रियम में है, फाइंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग 1। ठीक है, इन स्ट्रिंग 1 में टेंशन बता दो। ठीक है, अभी फिलहाल टेंशन आपके दिमाग में है, लेकिन थोड़ी देर में टेंशन क्वेश्चन पे आ जाएगी। तो ये वाला मैंने मान लो फर्स्ट रस्सी मान ली, ये वाली मैंने सेकंड रस्सी मान ली। अब जो मैं बात बोलूँगा उसको दिमाग में बिठाते रहना, कैसे फोर्सेस को एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन और mg का मैंने पिछले वाले में एग्जाम्पल में रिविज़न करा दिया, अब यहाँ पे टेंशन का भी रिविज़न हो जाएगा। देखो मेरे पास एक ब्लॉक है, उसने क्वेश्चन में दे दिया या फिर उसमें कॉन्सेप्ट में दे दिया, कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूँ, उसने कॉन्सेप्ट में दे दिया कि आपका ऑब्जेक्ट या मास m अभी इक्विलिब्रियम में है। दिख भी रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रस्सी से ऐसे बंधा होता है तो इक्विलिब्रियम में ही होता है, पर कैसे इक्विलिब्रियम में आया? क्योंकि ये देखो, क्या ये x में मूव कर रहा है? अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दूँ ये वाले, तो क्या x में मोशन है? नहीं है। y में मोशन है? नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब कैसे इक्विलिब्रियम में आया इसको चेक कर लेते हैं। आपका ब्लॉक लो, m मास का मैंने ब्लॉक बना दिया फटाफट। अब एक चीज देखो, अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होंगे, इतना तो आप मानते हो। ठीक है, अब आ जाओ इस पिक्चर में, दो रस्सी हैं, अलग अलग रस्सी जब होती है तो उन दोनों के बीच में बाइंडिंग फोर्स या रस्सी को टूटने से बचाने वाला फोर्स टेंशन कहलाता है, और यह टेंशन दोनों रस्सी के लिए अलग अलग होगी क्योंकि मटेरियल बदल गया। ठीक है, फिर मैंने ये सिखाया हुआ है, अभी आपने नहीं सीखा, जो पेड वाले हैं उनको पता है, तो आप इस ना सीखो कि जो टेंशन फोर्स होती है ना, जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखती है। कहने का मतलब अपने आप को पहले इस मास m के सरफेस पे बिठाओ, तो ये रस्सी इस तरफ, एरो इस तरफ, यानी कि आप ऐसे खड़े हो, आप मास पे खड़े हो तो ये रस्सी है ना, इस रस्सी को बाहर की तरफ ऐसे देखो, टॉर्च जगा दो, टॉर्च जगा दो। अब इस तरफ मुंह कर लिया मैंने, तो इस वाले टेंशन वाली इसके डायरेक्शन टेंशन की कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। टॉर्च जगा दी मैंने ऐसे करके, लेज़र लाइट जगा दी, तो लेज़र लाइट ऐसे चला दी, ऐसे यहाँ खड़े हो जाओ तो लेज़र लाइट ऐसे, इधर ऐसे चल जाए लेज़र लाइट ऐसे। ठीक है, तो ये आपका आया। अभी मैं इसको T1 T2 नाम दे रहा हूँ क्योंकि T1 और T2 टेंशन अलग अलग हैं। वहीं mg आपका लगेगा ही लगेगा, mg आपका लगेगा ही लगेगा। क्या कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये आपका कंपोनेंट क्या आया? θ2, ये वाला कंपोनेंट आपका θ1। अब टेंशन की कंपोनेंट टूट जाएंगे, टेंशन के कंपोनेंट टूट जाएंगे तो तोड़ लो भाई, किसने रोका है? ये मैंने तोड़ लिया। क्या एक तो ये वाला कंपोनेंट T1 cos
θ1। अब आपके मन में यहीं से सवाल उठ जाएगा कि सर आपको फटाफट दिमाग में कैसे पता चला ये T1 cos θ2, हम तो ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर करके थक जाते हैं। तो एक ट्रिक है कि जो थीटा है, थीटा के जो साथ वाला एंगल होता है ना, थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है उसमें cos θ वाला कंपोनेंट ही आता है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो थीटा ये है, थीटा के साथ वाली ये वाली लाइन है, तो इसको लगा दिया मैंने T2 cos θ2। यहाँ पे आपका T2 sin θ2, यहाँ पे साथ में इसके वाला भी आ जाएगा T1 sin θ2। अब इक्विलिब्रियम में है तो कर लो भाई बैलेंस, किसने रोका है। तो इक्विलिब्रियम में बैलेंस करते हैं। चलो भाई इक्विलिब्रियम में बैलेंस करने का तरीका देखो, सारे तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे अगर पेपर में आ भी जाता है तो T1 x डायरेक्शन के लिए ले लो, x डायरेक्शन के लिए x वाली ये डायरेक्शन, x में सिर्फ ये और ये वाला फोर्स लग रहा है, क्या कोई अनबैलेंस कंपोनेंट आया? नहीं आया। अगर आता तो इधर की तरफ ब्लॉक मूव करता, बट नहीं है। तो T1 cos θ1 इज इक्वल टू T2 cos θ2। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। अब अगली इक्वेशन का नाम दो, देखो क्या, T1 sin θ1 प्लस साथ में T2 भी लग रहा है ना, T2 sin θ2। ये कहानी ब्लॉक के ऊपर है, ब्लॉक को मैंने सिस्टम मान लिया। अब ये सारा किसके इक्वल आ रहा है? सारा का सारा mg ने बैलेंस कर रखा है, वरना तो ब्लॉक ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मूव करता, अभी वो भी नहीं हो रहा। तो ये दो सिचुएशंस आ गई आपकी, कौन सी वाली, क्या अगर मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, आपके मोशन की, ठीक है। अभी मैंने पूछा फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स में नाम दिया, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स की मैंने टेंशन पूछ ली। अब आप कहोगे सर T1 cos θ2 T2 cos θ2 है तो सही, दूसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत क्या थी? वो इसलिए क्योंकि T1 और T2 आपस में ही एक दूसरे के पैरामीटर में डिपेंडेंट है, तो आप निकालोगे कैसे? तो फटाफट इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। T1 की वैल्यू T2 की फॉर्म में लिख दो, या T2 की वैल्यू T1 की फॉर्म में, तो ये बनेगा आपका T1 sin θ1 प्लस T1, ये बनेगा T1 cos θ1 sin θ2 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से आ गया आपके T1 की वैल्यू आ गई क्या, mg अपॉन sin θ1, ठीक है, प्लस cos θ1 sin θ2। और भी आसान बना सकते हो, ठीक है, इसको और भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे अगर आपका मन करे ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के हिसाब से चेक करते रहना। क्या करना, cos θ से cos θ वैसे डिवाइड कर देना, तो ये आएगा mg secant θ, मतलब उससे कर देना ये mg secant θ1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई टेंजेंट θ1 प्लस साइन θ2। लेकिन अगर आपको इतनी फॉर्म में निकाला तो इतना आपका बहुत है, तो टेंशन इस तरह से निकल जाएगी, mg आपको पता लग जाएगा, θ1 θ2 की वैल्यू आपको दी होगी तो निकाल सकते हो। इस टाइप के सवाल आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो टेंशन वाले सवाल कर लोगे। अब आता है एक कॉन्सेप्ट आपका पुली प्रॉब्लम, पुली वाले सवाल कैसे होते हैं। तो पुली वाले को क्या बोलते हैं, एक पहली बात तो समझ लो, एटवुड मशीन बोलते हैं। एटवुड मशीन वो इसीलिए आई थी कि जब औरतें पुराने ज़माने में अपने कुएं में से पानी भरते थी, तो जैसे ही उन्होंने बकेट को कुएं में डाला या वेल में डाला, तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर लगानी है, मतलब फोर्स लगाना पड़ता। कैसे कि आपका कुआं है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो मान लो कोई पर्सन आया, उसने यहाँ से बकेट डाली, बकेट उसने पानी की भर ली, पानी की बकेट भर ली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर टेंशन आई। टेंशन किसके इक्वल, इस बंदे ने जो फोर्स लगाया और आंटी जी ने जो फोर्स लगाया, उसी फोर्स से तो खींचेगी ना। अब मान लो उसने 5 kg का पानी भरा, 5 kg पानी भर दिया बाल्टी में, तो 5 kg के लिए उसने कितना फोर्स लगाना पड़ा, 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि 5 × g 5g, यानी कि नीचे तो mg फोर्स लगेगा, तो mg के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो अब देखो कि 5 kg पानी को उठाने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन यही काम हमारे एटवुड जी की मशीन ने, यानी कि पुली ने सोल्व कर दिया। दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड द मेन थीम ऑफ पुली प्रॉब्लम। तो पुली आपकी मैं बना लेता हूँ। अभी फ़िलहाल जब तक न्यूटन का लॉ चलेगा तब तक आप ये कंसिडरेशन में रहेंगे कि जो आपकी पुली है, पहली बात
बात तो मासलेस है, इसके अंदर कोई मास नहीं है। दूसरा, जो धागा इसके सरफेस के दोनों तरफ बंधा हुआ होगा उसके धागे में टेंशन सेम होगी। कहने का मतलब धागे के ऊपर, जैसे कि ये मान लो आपकी पुली है तो धागे जो इसके ऊपर आएगा इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि पुली रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ धागा ऐसे ऊपर नीचे होगा, सिर्फ धागा ऊपर नीचे होगा। तो अगर मैं 3D में दिखाऊं तो पुली कुछ इस टाइप की आपकी नज़र आएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप की आपकी पुली होती है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो और ऐसे ऐसे धागा लपेटा हुआ होता है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक आप मान चुके हो। अब इसके एक्सेलरेशन टेंशन सब निकाल लेते हैं। तो क्या है, ब्लॉक 2 मास बना दिए मैंने आपके, एक M1, ठीक है, ये आपका मैंने बना दिया M2, यही आप करते थे। तो M1 और M2 मान लिया कि मैंने M2 भारी बना दिया M1 से, तो कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की मोशन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, अब एक बात समझना, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट आपके x डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? क्या ऑब्जेक्ट आपके x डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? अगर मैंने दे दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप कहोगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप जानते हो कि x में तो इक्विलिब्रियम है, कोई फोर्स ही नहीं है। क्या y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है? आप कहोगे नहीं जी, अब नहीं है, क्योंकि mg का कंपोनेंट बदल गया। दोनों का मास सेम होता तो ये ऐसे बैलेंस ही रह जाते, जैसे कि आपके बैलेंस में होता है, वेइंग बैलेंस में। बट अभी फिलहाल mg बदल गया तो ऐसे 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 मोशन होगी, ऐसे ऐसे मोशन होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हट गया। y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हट गया तो यानी कि एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। अब ये एक्सेलरेशन को हमको लेके चलना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इस ब्लॉक के जरिए देखो या इस ब्लॉक के जरिए, आपको पता लगता रहेगा। देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कैसे है कि जैसे ही M1 और M2 को मैंने धागे से कनेक्ट किया जिसमें टेंशन T थी, ये मैंने टेंशन T बना दी, ये मैंने टेंशन T बना दी अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, मैंने टेंशन बना दी। फिर देखा कि इसके ऊपर M1G तो एक्ट करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे M2G एक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, आप जानते हो। अब आप कहोगे तो बैलेंस है, मैं कहूँगा नहीं है बैलेंस, बिकॉज देयर इज मास डिफरेंस। M2 और M1 आर डिफरेंट मासेस, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये M1 हल्का हो गया, M1 हल्का हो गया तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, है ना, M1A से ऐसे एक्सेलरेट करेगा ना, क्योंकि ऊपर की तरफ M1 एक फोर्स लगेगा, ऐसे ये नीचे की तरफ आएगा M2A। अब दोनों मासेस के लिए फोर्स बैलेंस कर लो। कर लिए मैंने बैलेंस, कैसे कि पहले मास के लिए क्या होगा, T माइनस M2G। अब इसको इस पिक्चर को हटा लेता हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो लगा दो पहले T माइनस M1G। अब ये बैलेंस होके किसके इक्वल आएगा? M1A के बराबर आएगा। पहले देखो, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो T इज इक्वल टू M1G ही तो आता ना। देखो T इज इक्वल टू M1G ही आता, पर ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? कोई भी अनबैलेंस कंपोनेंट होगा वो Ma के इक्वल होगा। तो इन दोनों का अनबैलेंस कंपोनेंट क्या होगा? T माइनस M1G ही होगा ना। अब जो T ज़्यादा M1G कम, तो T का अनबैलेंस कंपोनेंट ऊपर की तरफ। मानते हो ये चीज़? यही मैंने लिख लिया। दूसरी इक्वेशन दूसरे ब्लॉक के लिए कि M2G, ठीक है, माइनस M2A। अब आपकी मर्जी, A निकालोगे या M1 या T, जो भी। मैं मानता हूँ कि एक्सेलरेशन निकालता हूँ दोनों ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालता हूँ, तो सारी इक्वेशन को माइनस कर दो, सारी इक्वेशन को माइनस कर दो। टेंशन से टेंशन कट गई, तो आपका आया M2 माइनस M1 इंटू में G, ठीक है, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2 डिवाइड बाय M2 माइनस M1 इंटू में G। ये आपका आएगा पुली वाला। ऐसे सिमिलरली टेंशन को सॉल्व करोगे तो टेंशन की वैल्यू आएगी 2M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। ओके, अब फॉर्मूला पुट ना भी करो तो भी आप समझ जाओगे, अच्छे से कर लोगे, ठीक है।
वहीं आता है सवाल आपका अगला, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन या बुलेट। गन की रिकॉइल वेलोसिटी होती है, बुलेट की तो कहाँ होती है। अब होता क्या है, मान लो आपके पास एक गन है, आपके पास एक गन दे दी जाती है और कहते हैं कि ये गन है, इसमें से मान लो बुलेट फायर हो रही है। यहाँ से बुलेट फायर होकर निकली कि मान लो गन का मास आपका m है, बुलेट का मास m है, ठीक है। ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 के साथ पड़े हैं। जैसे बुलेट फायर हुई तो आपको लगता है कि क्या झटका लगा, पीछे झटका लगा। ये क्यों लगा? क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व होना बहुत ज़रूरी था, है ना। मोमेंटम को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी था, तो गन आपके पीछे की तरफ आएगी। अभी गन आपकी पीछे की तरफ आएगी किस वेलोसिटी v1 से, ठीक है, और बुलेट आपकी आगे की तरफ जाएगी किस वेलोसिटी v2 से। मानते हो ये चीज़ आप? बिल्कुल आप कहोगे यस सर मानते हैं कि यही होता है, बुलेट के साथ यही होता है। तो ये आपका स्मॉल मास रहेगा। अब मोमेंटम का चेंज रखना है अपने को, तो इसका मोमेंटम तो ज़ीरो होगा क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट पे था। बुलेट निकली mu2 से, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या है? माइनस ऑफ m v1, क्योंकि अगर v1 पीछे की तरफ लोगे तो उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो यही हम कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव में, तो ये आपका आएगा m v2। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? v1 ही तो है, v1 ही तो ऑब्जेक्ट को पीछे लेके आ रही है, तो ये क्या होगा m u2 माइनस m v2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ m v1 आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्या m अपॉन माइनस के m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू u2 माइनस v2। ये आपका आएगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सब कुछ इजी है, बस फॉर्मूले याद करोगे तो फिर रह जाओगे, और अगर नहीं याद करोगे तो नहीं रहोगे। अब आपका एक इम्पोर्टेंट फोर्स आता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज योर फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन आपको पता ही है क्या होता है, अपोजिट फोर्स जो लगेगा। पर अब कहानी ट्विस्ट है। अब कहानी में हम ट्विस्ट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। वो आपको पता है कि अपोजिट फोर्स जो लगता है हमेशा मोशन के, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। आपका फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, वेयर एन स्टैंड फॉर नॉर्मल रिएक्शन, जहाँ ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट पे है। बट इतनी कहानी नहीं है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उसको देखना, जितना मैं कराऊंगा उतना ही लिखना। पहले एक ग्राफ सीख लो। आपका फ्रिक्शन पता है दो तरह का होता है। आपका फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक, ठीक है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। तो ये आपका म्यू बना दिया, ये आपका फ्रिक्शन है, ये आपका फ्रिक्शन है। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है कि आपका जो पहले फ्रिक्शन है ना, वो एडजस्ट करता है अपने आप को, ठीक है, फिर एकदम नीचे गिरता है, फिर ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं आपका म्यू के, इसको बोलते हैं आपका म्यू एस, ये आपका होता है म्यू एल लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको पता है म्यू के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी आपको एक चीज़ देखनी है जो मैं सिखाऊंगा, इसी ग्राफ को अभी मैं मोशन में दिखाऊंगा क्या होगा, सारा फ्रिक्शन समझ आ जाएगा आपका। देखो एक म्यू के जो है, इसकी मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। क्या ये चेंज हो रही है म्यू एस के साथ? नहीं हो रही ना, नहीं हो रही, कांस्टेंट है ना। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन अगर आपका एक बार लगा तो वो सेम रहेगा। वहीं आपका म्यू एस देखो, क्या ये कांस्टेंट है? ये नहीं कांस्टेंट, क्योंकि ये ऐसे स्लाइटली बढ़ रहा है या वेरी कर रहा है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अभी कितना एडजस्ट करेगा ये अभी सीखते हैं एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी मान लो आप एक बच्चे हो, आपको काम दिया गया, घर में दिवाली की सफाई चल रही है और आपको काम दिया गया कि अलमीरा पड़ी है आपके घर में। आपके घर में अलमीरा या अलमारी, जो भी आप कहना पसंद करो, अलमारी पड़ी है, ठीक है, अलमारी पड़ी है। यहाँ पे आपका
फ्रिक्शन है, जहाँ पे आपको म्यू एस और म्यू के दोनों दिए हुए हैं। अब आपको कैसे पता कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्या अगर स्टैटिक लग रहा है तो एडजस्ट क्या हो रहा है, जो मैंने अभी बात बोली, इसको एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझते हैं। अभी एक अलमारी पड़ी है, मान लो कि ये अलमारी आपके लिए लगा दी है अलमीरा। आपको कहा गया कि इस अलमारी को पुश करो, इस अलमारी को धक्का लगा के सरकाओ, इसको सेट करो, दिवाली आ चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अंधे से अंधाधुंध होकर एफ फोर्स लगाना स्टार्ट किया। एक कहानी तो ये है जो आसान वाली है कि आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, और जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट मूव हो गया, लेकिन साथ में एक ची करके आवाज़ आ रही है। अब आपको कि ची किसकी वजह से आ रही है, रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, इसकी वजह से आपकी आवाज़ आ रही है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इस सिचुएशन में क्या होगा, तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, तब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, दैट इज योर म्यू के इंटू एन, दैट इज योर म्यू के इंटू एन। ये आपको बात समझ आ गई? ठीक है, अभी एक कहानी और है, इसको एक न्यूमेरिकल के जरिए भी क्लियर करेंगे। एक कहानी और है, एक कहानी ये है, आपने फोर्स लगाया, आपकी अलमारी पे फोर्स लगाए जा रहे हो, 3-4 बंदे आ गए, लगाए जा रहे हो, अलमारी हिली भी नहीं, है ना। अब आप कहोगे सर ये क्या कमाल है, आपने तो बोला कि वाई डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस है, बट एक्स में तो बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि देखो बंदे ने तो फोर्स लगाया एक डायरेक्शन में, आप भी इक्विलिब्रियम कैसे, ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं किया, है ना। आया ना ट्विस्ट साइंस में कि ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं किया, आप ही सारी इक्विलिब्रियम की कहानी फेल कर दिया आपने, सारा कॉन्सेप्ट ही गलत पढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट गलत नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना, ये अपने आप को बिठा के बैठा है। ये जो फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, अब ये एक्ट कर रहा है क्योंकि अभी आपकी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स ने सारे बंदों का दम निकाल के रख रखा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि मान लो 4 बंदे जब इसको फोर्स लगाते हैं तब भी खिसक नहीं रही, यानी तब तक फ्रिक्शन आपका एक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही 5वां बंदा आके फोर्स लगाएगा इसकी हेल्प करने, अलमारी मोशन में आ जाएगी, है ना। तो यानी यही खासियत है स्टैटिक फ्रिक्शन की कि ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है बंदों के हिसाब से, पर एक इसकी लिमिट आती है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिट आती है म्यू एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आपकी मूव करनी स्टार्ट कर जाती है। समझ आई कहानी, या ग्राफ समझ आया? अब न्यूमेरिकल कैसे आता है इसका, अगर आता नहीं है बट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत अच्छा है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। आपको क्या कर देते हैं, एक ब्लॉक दे देते हैं, या आपको दे दिया मैंने एक ब्लॉक, ठीक है, ये मैंने दे दिया ब्लॉक, ये आपका मास दे दिया मैंने 4 kg, ठीक है, ये मैंने आपका मास दे दिया 4 kg, ठीक है। इसके ऊपर बोला गया एफ फोर्स लगाया गया, 1 मिनट रुक जाओ, इसके फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। यहाँ पे आपको दे दिया मैंने म्यू एस इज इक्वल टू 0.3, म्यू के इज इक्वल टू 0.1। आपसे पूछा गया कि फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अभी जो बच्चा होगा जिसने पढ़ा नहीं होगा उसकी भी सारी सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अभी बच्चा क्या करेगा, फटाफट क्या करेगा, उसको पता लगेगा कि यार क्या करूं, फंस गया मैं तो, म्यू एस इंटू एन लिखूँ, क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको सवाल दिए होंगे क्या क्या, ये ऑप्शन टाइप सवाल में भी लगा सकते हैं इसको। सवाल दिए होंगे 12 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब वो कहेगा यार म्यू इंटू एन ले लिया, म्यू इंटू एन यानी कि एन इज इक्वल टू एम जी, एन की वैल्यू आएगी 40 और म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 4। क्या करूं, वो फटाफट 12 न्यूटन को टिक करके आ जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, और हो जाएगा सवाल उसका गलत, हो जाएगा उसका सवाल गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो एग्जामिनर आपको खिलाएगा। अभी जो मैं कह रहा हूँ सेल्फ एडजस्टिंग इस कहानी से सॉल्व होगी। इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, सबसे पहले क्या करो, चुपचाप आंखें बंद करके एफ एस और एफ के दोनों ही निकाल लिया करो। कैसे, आपको पता है ऊपर की तरफ एन लगेगा, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, लगा दो शांति से। तो एन की वैल्यू क्या आती है आपकी एम जी की वैल्यू 40 आएगी, 40 न्यूटन आपको पता लग गया। अब आप क्या करो, सबसे पहले एफ एस निकाल लिया करो, दैट इज म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस इंटू एन की वैल्यू क्या आई
40 इंटू 0.3 दैट इज़ योर 12 न्यूटन, दैट इज़ योर 12 न्यूटन। और एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन की भी वैल्यू निकाल लिया करो, ये आपकी आएगी 40 इंटू 0.1 दैट इज़ योर 4 न्यूटन, है ना। अब एक चीज़ देखो कैसे करते हैं, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन पे जाओ। अब आपने स्टेप ये इतने सॉल्व कर लिए, अब आपको ये देखो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 12 न्यूटन, अभी फिलहाल कितना अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन का, इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो 10 न्यूटन का फोर्स इससे छोटा हो गया। इसका मतलब ये अलमारी वाली कंडीशन है कि 4 बंदे जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका अप्लाइड फोर्स से बड़ा हो गया, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो आप क्या करते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते हो ना, या स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते हो और वहीं से देख के आपने आंसर पुट कर दिया 12 न्यूटन, जो हो गया गलत, जो हो गया गलत। बिकॉज 12 न्यूटन इज द मैक्सिमम लिमिट, इट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन की 12 न्यूटन तक जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली में है क्या सर, ये तो बता दो। तो 12 न्यूटन तो मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन की। आपका जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है फ्रिक्शन के बावजूद, तो जितना फ्रिक्शन होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन है ना, और आपका ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा और वो 12 न्यूटन से घट के 10 न्यूटन पे आ जाएगा। तो 10 न्यूटन विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर 10 न्यूटन होगा, और 10 मैंने ऑप्शन में लिखा भी था, ठीक है। और वहीं अगर मैं कह दूं कि आपका मान लो अप्लाइड फोर्स, अब आपको गया सर बिल्कुल ठीक है। अभी आपको मन में क्वेश्चन आता है सर मैंने सोचा कि अप्लाइड फोर्स मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा कर दिया, अप्लाइड फोर्स मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा कर दिया, मान लो 15 न्यूटन का मैंने अप्लाइड फोर्स कर दिया, तो अब आप क्या होगा, अब क्या कहोगे कि आप फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो आप क्या कहोगे 12 न्यूटन है फ्रिक्शनल फोर्स या 15 न्यूटन है। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अब आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। स्टैटिक फ्रिक्शन से जब आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, 4 न्यूटन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आपका 4 न्यूटन आंसर आएगा एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का, इसको एक बार दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बारी बारी अगर मैं समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतना बहुत है। अब आते हैं सवाल आपके सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होती है, जब सर्कल में ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, चक्कर लगाता है, अपने आप को गिराता है। कैसे, अभी डायनेमिक्स अलग ही है। देखो क्या, 2 तरह की फोर्स लगती हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज रहता है, कब सेंट्रीपिटल लगेगी कब सेंट्रीफ्यूगल लगेगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, आप कहोगे यस सर मूव कर रहा है। क्या इसके पास लीनियर स्पीड है, आप कहोगे यस सर लीनियर स्पीड है। क्या आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, आप कहोगे बिल्कुल। अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब आपका पर्सन जो सर्कल पे बैठ के, सेंटर पे बैठ के मेजर करेगा, उसी को सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स नजर आएगी, ठीक है। जो पर्सन सर्कल के सेंटर पे बैठ के देखेगा, कहने का मतलब मैं सेंटर पे खड़ा हो गया, आप मेरे चारों तरफ ऐसे घूम रहे हो, तो अगर मैं ऐसे आपके मोशन को देखूंगा ना ऐसे, तो सिर्फ मुझे ही सेंट्रीपिटल फोर्स नज़र आएगी, इसके अलावा किसी को नज़र नहीं आएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब भी यही होता है कि सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स, दैट इज कॉल्ड एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है एक ऐसी फोर्स जो स्यूडो होती है, मतलब कि ट्रू नहीं होती, एक आभास होता है, और ये उसी पर्सन को आभास होता है जो इनर्शियल फ्रेम से हटके नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आ जाता है। अब आप कहोगे सर नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस झूठा है, जिसकी सारी मेजरमेंट्स झूठी हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसी इंसान को मेजर हो रही हैं, इसके अलावा किसी पर्सन को मेजर नहीं हो रही। अब आप कहोगे कैसे, अब सोचो कि ये एम मास की गाड़ी है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, जैसे कि सर्कस में आप मोशन में होते हैं ना, जिप्सी वाला एक झूला होता है, वो सर्कल में ऐसे घूम रहा होता है। तो आप जब जिप्सी के अंदर बैठते हो तो आपके ऊपर एक ऐसे फोर्स लगती है बाहर की तरफ, धक्का लगता है ना बाहर की तरफ, लेकिन वो सिर्फ आप ही को लगता है, किसी दूसरे वाले को दिखते भी नहीं कि आपके ऊपर धक्का लगा है। तो जब आपने पूछा कि आपके ऊपर कौन सी फोर्स लगी, तो आपने फटाफट जवाब दिया कि भाई मेरे को तो एक बाहर की तरफ फोर्स थी जो खींच रही थी, ये सूडो है, क्योंकि एक्चुअली में ये फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती, ये सिर्फ गाड़ी वाले पर्सन को ही मेजर हो रही है। अब जो चीज़ आपको मेजर हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो सच है,
है ना। जो यूनिवर्सल ट्रू होगा वही तो मानेंगे। तो यूनिवर्सली तो सेंट्रीपिटल है क्योंकि वो ट्रू है, बट सेंट्रीफ्यूगल आपकी ट्रू नहीं होती, और सेंट्रीफ्यूगल तभी लगती है जब आपका ऑब्जर्वर इस गाड़ी में आए, इस गाड़ी के अंदर आए, जो सर्कुलर पाथ की ट्रेजेक्टरी में खुद ही आ जाए। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, तो आपका एफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्केयर बाई आर अगर मैं कहूँ, या एम ओमेगा स्केयर आर अगर ये लीनियर वेलोसिटी से, मतलब एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता हुआ फॉर्मूला बता दिया। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ये आपका होता है माइनस ऑफ एम ओमेगा स्केयर आर, माइनस ऑफ एम ओमेगा स्केयर आर। लेकिन एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट पे ही फोर्स लगेगी, ये नहीं कि आपने दोनों के दोनों फोर्स लगा के सोल्व कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक टाइम पे केवल एक ही फोर्स लगेगी जो होगी आपकी सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल कभी नहीं लगाओगे, जब बड़े बच्चे बन जाओगे ना तब लगाना सेंट्रीफ्यूगल। अभी आप बच्चे हो, क्योंकि आगे कोरियोलिस फोर्स भी आएगी इसी में, अभी बात की बात है वो। नाउ आते हैं आपके मोशन ऑफ बैंक रोड। बैंक्ड रोड पे आज हम डिस्कस कर लेते हैं मोशन ऑफ बैंक्ड रोड। ठीक है, बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड क्या होता है, आप कभी हाईवे पे जाना, जब आप हाईवे पे जाते हो ना, तो जब आपकी ऑब्जेक्ट घूम रही होती है तो होता क्या है, मैक्सिमम टाइम आपको एक बोर्ड दिखेगा रोड पे, लिखा होता है 50 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर। फिर आप किसी पुलिस वाले से पूछते हो क्या है ये 30-40 नंबर, तो वो कहेगा जी ये तो स्पीड है गाड़ी की, इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा रखोगे तो चालान कट जाएगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। बट रीज़न क्या है इसका, रीज़न अब ये सुनो क्या है, फिजिक्स का रीज़न बता रहा हूँ आपको। रीज़न ये है कि जब आप सर्कुलर मोशन में होते हो, ठीक है, तब आपकी एक वेलोसिटी डिसाइड होती है। वेलोसिटी क्या डिसाइड होती है कि अगर आप किसी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन में या तो मोड़ काट रहे हो या आप खुद सर्कुलर मोशन की ट्रेजेक्टरी में आ रहे हो, तो एक स्पीड मिनिमम डिसाइड होती है इंजीनियर्स के द्वारा, जो ये बताते हैं कि अगर इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गाड़ी की लिमिट है, इससे कम स्पीड में गाड़ी चलाना। अब क्वेश्चन उठता है कि इंजीनियर को कैसे पता चला, भाई तुक्के तो नहीं मारे उन्होंने कि भाई 40 रख दो भाई इस मोड़ पे, 50 रख दो भाई इस मोड़ पे, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि अगर आपकी गाड़ी हैं, अब कई ड्राइवर ऐसे होते हैं लो नहीं मानते, पी के धुत होते हैं, है ना, ड्रिंकिंग करके गाड़ी चला रहे होते हैं, तो अब इंजीनियर की क्या गलती, इंजीनियर क्या कर लेगा। लेकिन यस, इंजीनियरिंग इज़ ए बिट वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रोड को टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया किसी एंगल से। मोड़ पे कभी भी जाना, आपका मोड़ रोड टिल्ट होता है, वो टिल्ट इसीलिए होता है कि बंदे ने तो गाड़ी स्पीड कम करनी नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन बढ़ जाए, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो सर्कुलर मोशन में आपको बचाएगा स्किडिंग से। स्किडिंग होगी इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन खत्म हो गया। फ्रिक्शन खत्म कर नहीं सकते क्योंकि फ्रिक्शन हेल्पफुल भी करता है, आपकी हेल्प करता है। तो अब ज़रा सोचो क्या हुआ, आपका गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, ये मैंने बना दिया आपकी गाड़ी है, ऐसे आप गाड़ी काट रहे थे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अभी ड्राइंग अच्छी नहीं बना सकता मैं, चलो देखो कि आपकी गाड़ी ऐसे मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में आर रेडियस पे, ठीक है। ये आपकी गाड़ी बना दी। अभी गाड़ी का मजाक मत बनाना भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। ये आपकी गाड़ी है, एम मास की गाड़ी है, लीनियर स्पीड v से आप जा रहे हो। अब ये v कितनी होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी ऐसे स्किड ना कर दे, स्किड ना कर जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये रोड को ऐसे टिल्ट कर दिया, ये रोड को ऐसे टिल्ट कर दिया थीटा एंगल से, ठीक है। अब ये वेलोसिटी पूछी गई कि अब कितनी वेलोसिटी का फ़र्क आएगा ताकि आपकी गाड़ी बाहर की तरफ फिसल ना जाए, ठीक है। तो ये आपकी गाड़ी बना दी। अब ज़रा देखो कुछ नज़र आएगा क्या, आपके अंदर गाड़ी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एम वी स्केयर बाई आर, मानते हो, आप कहोगे यस सर मानते हैं। अभी एक चीज़ आएगी क्या, फ्रिक्शन जो है अंदर की तरफ लगेगा रोड पे, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो आपको बचाएगा। अगर आपका फ्रिक्शन बैलेंस नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी बाहर, चल भाई बाहर निकल जा, स्किड हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब क्या कर सकते हो, कंपोनेंट बैलेंस करो, एफ की कंपोनेंट इधर एम जी, इधर आपका कंपोनेंट आया एम जी कोस थीटा, मानते हो ये चीज़, यस सर मानते हैं। यहाँ आपका आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और कंपोनेंट बैलेंस करवाते हैं, कैसे, इधर कंपोनेंट आएगा आपके फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन आपका आएगा इधर एफ कोस थीटा, ठीक है।
और यहाँ पे आपका फ्रिक्शन आएगा F साइन थीटा, ये भी आप मान गए। फिर एक और कंपोनेंट आपका ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो यहाँ आपका आएगा n आपका साइन थीटा, नहीं आपका n कोस थीटा, यहाँ पे आपका आएगा n साइन थीटा। तो सारे कंपोनेंट को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के बाद कंपोनेंट आपको कुछ नज़र ये आएंगे कि जो आपका f कोस थीटा प्लस n साइन थीटा जो होगा ये आपके mv²/r के इक्वल आएगा, क्योंकि देखो x डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स हैं, f कोस थीटा n साइन थीटा, ठीक है, f कोस थीटा और n साइन थीटा, यही वाली फोर्सेज है ना, और mv²/r के इक्वल आ गई। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा वर्टिकल देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं, तो आपका वर्टिकल है n कोस थीटा माइनस में f साइन थीटा, ये भी मैंने देख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू mg के इक्वल आ गया, ठीक है, mg के इक्वल। अब आपको पता है f की वैल्यू क्या होती है, म्यू n है ना, म्यू n, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है आपकी म्यू mg कोस थीटा, n की वैल्यू आपकी यही है mg कोस थीटा। पुट करो, कर दो पुट, फटाफट पुट कर दो। क्या करो, इस इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो कर दिया, क्या आएगा आपका f कोस थीटा, डिवाइड कर दो, तरीका बता रहा हूँ फटाफट याद करने का, डिवाइड फर्स्ट बाय 2 से डिवाइड कर दिया, तो f कोस थीटा प्लस में n साइन थीटा। अभी मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v²/rg इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में आएगा n कोस थीटा माइनस f साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब क्या करो, सारी इक्वेशन को n कोस थीटा से डिवाइड कर दो, सारी इक्वेशन को n कोस थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आएगा f/n प्लस में टेंजेंट थीटा, ठीक है, ये आपका आएगा 1 माइनस f/n टेंजेंट थीटा, f/n टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v²/rg। अब f/n की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, म्यू के इक्वल होती है, तो क्या आएगा म्यू प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। बहुत ही सीधे और आसान तरीके से ये मैंने बना दी आपकी वैल्यू। यहाँ पे आएगा आपका आर जी को उठा के इधर लिख दिया, ये आपका आ गया v, ये सारा कुछ आएगा आपके रूट में, ये आपका आएगा रूट में, तो ये आपकी है मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर ए बैंक्ड रोड। ये आपकी कहानी है सारी बैंक्ड रोड की। तो ये वेलोसिटी मिनिमम जो होती है निकालते हैं ना आपकी, कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अगर थीटा एंगल दे दिया आपको मिनिमम वेलोसिटी 30 कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप से आपका आता है। रेडियस की आपको कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर देनी है, तो इंजीनियरिंग ये सब टास्क करती है और आपके एंगल डिसाइड करती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सारा रिवीजन पार्ट, ठीक है। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करना, सारी रिवीजन हो चुकी है। अब जो बाकी बचे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आप कर लोगे, क्योंकि मेजर कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसी में से ही सब कुछ आपके पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे फ़िलहाल अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर को, या देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उसके हिसाब से। तो तब तक के लिए आराम करो, प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, होप गुड प्रिपरेशन करोगे। और हाँ, ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से रजिस्टर कर लो, आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।